मैं स्वागत करना चाहता हूं देश के यशस्वी रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का। एक बार सब करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। राजनाथ जी को जय श्री राम। राजनाथ जी को जय श्री राम। मनोहर जी को जय श्री राम। माननीय राजनाथ जी को जय श्री राम। मनोहर जी को जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आज हम सब के लिए बड़े परम सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता और केंद्र में रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी आज दानवीर कर्ण की धरती के करनाल के घरोंडा में हम सब के बीच में अनाज मंडी में पहुंचे हैं। मैं आप सब की तरफ से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी की तरफ से, यहाँ के विधायक श्रीमान हरविंदर कल्याण जी की तरफ से इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। स्वागत की कड़ी में मैं चाहूंगा कि हमारे लोकसभा के संयोजक और साथ में हमारे राज्यसभा के सांसद श्रीमान कार्तिकेय जी, हमारे महिपाल टांडा जी, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो माननीय श्रीमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पुष्पगुच्छ देकर अभिनंदन करें, स्वागत करें। उनके साथ हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री और लोकसभा के प्रत्याशी श्रीमान मनोहर लाल जी, श्रीमान केसरी सिंह जी जो गुजरात से हैं और राज्यसभा के सांसद हैं। अब मैं अनुरोध करूंगा राजपूत समाज के हमारे अध्यक्ष जिला के डॉक्टर एनपी सिंह जी से, राजेंद्र सिंह जी से, भंवर सिंह जी से, तेजवीर जी से, प्रोफेसर वीरेंद्र जी से, सोहन सिंह जी से, जगदीश जी से, कविंदर जी से कि वो पगड़ी पहनाकर माननीय राजनाथ सिंह यहाँ घरोंडा अनाज मंडी पर पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करें, स्वागत करें। अब मैं अनुरोध करूंगा हम तलवार भेंट करके राजपूत समाज माननीय रक्षा मंत्री जी का अभिनंदन कर रहा है, स्वागत कर रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम। राजनाथ जी को जय श्री राम। और मैं माननीय मनोहर लाल जी के लिए निर्मला जी को, सुदर्शन जी को, रमेश कश्यप जी से, हैप्पी लक्ष्मी से निवेदन करूंगा कि वो माननीय मनोहर लाल जी जो हमारे लोकसभा के प्रत्याशी हैं उनको भी पुष्पगुच्छ देकर अभिनंदन करें, स्वागत करें। माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी का भी स्वागत हो रहा है। और उसके बाद मैं अनुरोध करूंगा करनाल लोकसभा के संयोजक और इस घरोंडा के बहुत ही लोकप्रिय विधायक आदरणीय हरविंदर कल्याण जी से कि वो आए और शब्दों द्वारा माननीय राजनाथ जी का और माननीय मनोहर जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। माननीय हरविंदर कल्याण जी। भारत माता की। आज करनाल लोकसभा में और खास तौर पर घरोंडा विधानसभा में पहुंचने पर हमारे देश के बहुत कद्दावर नेता, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और जो जमीन से जुड़े हुए, कहां से संघर्ष करके आज न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में जिनका नाम है, जो सबको साथ लेकर सारे समाज को जोड़कर राष्ट्र को ऊंचाइयों पर पहुंचाने में जिनका लगातार योगदान रहा है, ऐसे हमारे देश के यशस्वी रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी का मैं यहां पहुंचने पर आप सब की तरफ से, पूरे क्षेत्र की तरफ से, माननीय मनोहर लाल जी की तरफ से और सभी स्थानीय नेतागणों की तरफ से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा
जिन्होंने 9.5 वर्ष तक इस हरियाणा की सेवा की है, पूरे हरियाणा को अपना परिवार समझा है, 2 करोड़ 80 लाख लोगों की चिंता की है, सर्व समाज को एक समझा है, ऐसे हमारे लोकसभा के प्रत्याशी आदरणीय श्रीमान मनोहर लाल जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो आए और हम सब का मार्गदर्शन करें। आदरणीय श्रीमान मनोहर लाल जी। बोलो भारत माता के। भाई जरा पिछला कोना भी जरा ध्यान रखो। भारत माता के, भारत माता के। मंच पर विराजमान हमको आशीर्वाद देने के लिए विशेष तौर पर आए हमारे केंद्रीय रक्षा मंत्री, पूरे देश की रक्षा का दायित्व आपके ऊपर, ऐसे हमारे आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, मंच पर उपस्थित हरियाणा सरकार के हमारे पंचायत मंत्री श्री महिपाल जी, राज्यसभा से हमारे सांसद भाई कार्तिकेय शर्मा जी, मेंबर पार्लियामेंट गुजरात से यहां चुनाव की देखरेख के लिए आए हैं भाई केसरी सिंह जी, इस लोकसभा के संयोजक यानी चुनाव के प्रभारी एवं अपने घरौंडा के विधायक श्री हरविंदर कल्याण जी, पार्टी के अपने जिलाध्यक्ष भाई योगेंद्र राणा जी, पूर्व विधायक श्री रमेश कश्यप जी, पूर्व विधायक श्री जिलेराम शर्मा जी, वरिष्ठ नेता महिला मोर्चा बहन निर्मल बैरागी जी, अध्यक्ष राजपूत सभा भाई एमपी सिंह जी, उपस्थित आज की सभा में हमारी मातृशक्ति, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पत्रकार छायाकार मित्रों, सबसे पहले मैं आभारी हूं आदरणीय राजनाथ सिंह जी का, क्योंकि मुझे याद है 2019 में जब विधानसभा के चुनाव के नाते से हमने एक आशीर्वाद यात्रा शुरू की थी, आपने उस आशीर्वाद यात्रा को कालका में आकर के आशीर्वाद दिया था। पूरे हरियाणा में यात्रा हुई, चुनाव हुए और हम लोग दूसरी बार विधानसभा में जीत करके और अपनी हमने सरकार बनाई थी। आपका आशीर्वाद उस समय फलीभूत हुआ था। आज भी आप इस चुनावी यात्रा में अपना आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। निश्चित रूप से न केवल करनाल लोकसभा बल्कि आज हरियाणा में आपकी 3 सभाएं हैं, इसके बाद कुरुक्षेत्र लोकसभा में भी आपका कार्यक्रम है और तीसरा कार्यक्रम है आपका भिवानी। थोड़ा सा अपनी लोकसभा में ज्यादा घूमना है तो तीसरा हमारा भिवानी लोकसभा में भी भिवानी के अंदर कार्यक्रम। मैं समझता हूं आपके इस कार्यक्रम से पूरे हरियाणा में जो हमने लक्ष्य तय किया है कि 10 की 10 लोकसभा हरियाणा की हम जीत करके और साथ में करनाल विधानसभा जहां उपचुनाव हो रहा है, हमारे मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, 11 के 11 कमल खिला करके और हम 4 जून को आप लोगों की झोली में डालेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। भाइयों बहनों, पिछले 10 साल में देश की रक्षा सुरक्षा में सेनाओं को एक प्रकार से मान सम्मान दिला करके उनका एक उच्च स्थान करने के लिए जो भी काम देश में आपने माननीय नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री, इन लोगों ने संभाला है, देश के सेनाओं का मनोबल बहुत ऊंचा हुआ है। कोई होली दिवाली ऐसा अवसर नहीं आता जब हम प्रधानमंत्री जी को अपनी सेनाओं के बीच में नहीं पाते हैं। सेनाओं का जो मनोबल कांग्रेस के समय होता था उसको कहीं ऊंचा आपने उठाया है। और मैं एक बात कहूंगा कि जैसे हमने यानी केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी ने धारा 370 को समाप्त किया है, इसके कारण से जम्मू कश्मीर देश का अभिन्न अंग हुआ है। तो वहां पर सीमाओं में जो जम्मू कश्मीर को लेकर के विवाद रहते थे, पाकिस्तान के साथ विवाद रहता था, अब वो एक प्रकार का विवाद शांत भी हुआ है और हमारे देश के जो सैनिक हैं उनकी शहादतों में कमी आई है। देश के अंदर सैनिक हो अथवा पूर्व सैनिक हो, इनका सबका ध्यान रखने का काम जिस प्रकार से आपने किया है, हरियाणा उसमें गौरवान्वित है। क्योंकि हम जैसे देखते हैं हरियाणा हमारा सेना का यानी जवानों का, किसानों का और पहलवानों का प्रदेश है। यहाँ देश के जितनी सेना की शक्ति है 10% सैनिक
हमारे हरियाणा से संबंधित है, जबकि हमें हरियाणा की आबादी देश की केवल 2% है। हमें इस बात का गर्व है कि हम देश की रक्षा में अपनी भूमिका को निभाते हैं, जबकि कांग्रेस के समय में इन्हीं सेना के बल को किस प्रकार से कमजोर किया जाता था। कभी भी सैनिक ऑपरेशन कोई होता था, कांग्रेस के लोग सबूत मांगते थे, और सबूत मांगने का मतलब उनकी अपनी राजनीति जैसे चलती होगी, लेकिन सेनाओं का मनोबल टूटता था। सेनाओं का मनोबल टूटने का मतलब हम देश में कमजोर होते थे। तो मैं आदरणीय रक्षा मंत्री जी का इस बात के लिए आभारी हूं कि आपने हमको जो समय दिया है, इससे मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारे हरियाणा के लोग कांग्रेस को सबक सिखाएंगे, और जो कांग्रेस के लोग अफवाहें फैलाते हैं, तरह तरह के र्यूमर्स, तरह तरह के झूठ बोलने का जो काम करते हैं, निश्चित रूप से ये हरियाणा की जनता उसको नकारेगी, और हरियाणा की जनता निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को और अपनी सरकार को तीसरी बार दोहराने का काम करेगी, और ये 400 पार इस बात का लक्ष्य पूरा निश्चित करेंगे। मैं आपका पुनः हरियाणा की जनता की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत आभारी हूं। आज आए, आपका हमको मार्गदर्शन मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जन जन के प्रिय श्री राजनाथ सिंह जी, रक्षा मंत्री जी से मैं अनुरोध करता हूं कि वो अपने उद्बोधन से हम सबको अनुग्रहित करें। आदरणीय श्रीमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी। बहनों भाइयों, मैं आप सबसे क्षमा चाहूंगा। आंध्र प्रदेश की एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के बाद तो मैं यह मंच से उतर रहा था। आप लोगों ने देखा होगा कि मेरी जल्दी जल्दी चलने की आदत है, जल्दी जल्दी चढ़ने की आदत है, जल्दी जल्दी उतरने की आदत है। उसी में मेरा पैर फिसल गया था, इसलिए एक पैर में, दाहिने पैर में चोट लग गई है। डॉक्टर्स ने कहा कि 7 दिन आपको आराम की आवश्यकता होगी। मैंने कहा यदि आराम करना होगा तो मैं 30 तारीख को बाद, जबकि चुनावी प्रचार का दौर समाप्त होगा, तभी मैं आराम करूंगा, उसके पहले आराम नहीं करूंगा। बहनों भाइयों, यदि आज आपके बीच में आया हूं, कुछ दर्द भी लेकर आया हूं, और कुछ दो टूक बातें करने के लिए भी आपके पास आया हूं। पहली बात तो मुझे यह लगती है, हरियाणा का लोकसभा का चुनाव इस समय हो रहा है, हरियाणा के साथ साथ पूरे देश का चुनाव हो रहा है, और उसके 6 महीने के बाद फिर हरियाणा विधानसभा का भी चुनाव होगा। आप जानते हैं कि हर साल विधानसभा का चुनाव होता है, 5 साल पर लोकसभा का चुनाव होता है। बहनों भाइयों, इसमें संसाधन और समय दोनों बर्बाद होते हैं। जैसे इस बार हम लोगों ने चुनावी घोषणा पत्र में फैसला किया है कि अगली जो हमारी सरकार बनने जा रही है, उसमें हम एक ऐसी व्यवस्था करेंगे, 1 नेशन और 1 इलेक्शन होना चाहिए। लोकसभा और विधानसभा के सारे चुनाव साफ होने चाहिए। यह काम तो आजाद भारत के इतिहास में बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हो पाया। और जब हम लोगों ने कहा कि नहीं, हम चाहते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन हो, एक ही बार में लोकसभा विधानसभा सारे चुनाव निपट जाएं, हमारे कांग्रेस के मित्र और दूसरे राजनीतिक पार्टी के मित्र कहते हैं अरे भाई ये कैसे कर लेंगे। अरे जो असंभव है उसे संभव करके दिखाने की क्षमता किसी राजनीतिक पार्टी के पास है तो वह भारतीय जनता पार्टी के पास। और बहनों भाइयों, उसको करके हम दिखाएंगे। और हरियाणा में एक वेदना लेकर आया हूं, और मैं जानता हूं कि हरियाणा के लोग स्वाभिमान के धनी होते हैं। मान, सम्मान और स्वाभिमान उनके हृदय की सबसे बलवती भावना होती है। वह भूखों मर सकते हैं, लेकिन अपने मान, सम्मान, स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं कर सकते। और मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी पूंजी इंसान की होती है
इंसान की विश्वसनीयता, इंसान की साख, यानी कोई व्यक्ति जो बात बोले उसे पूरा करे, वही वास्तव में इंसान है। लेकिन मैं सारी राजनीतिक पार्टियों को देख रहा हूं, कहती कुछ है और करती कुछ है। आप लोगों ने कांग्रेस पार्टी को इस देश में 50 वर्षों से अधिक का समय अखंड हुकूमत करने के लिए दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था, हम गरीबी को समाप्त करेंगे इस भारत से, क्योंकि भारत अब आजाद हो गया है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा कि मैं भी समाप्त करूंगी। राजीव गांधी जी आए, उन्होंने भी कहा कि हम गरीबी समाप्त करेंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आए, उन्होंने भी कहा कि हम गरीबी समाप्त करेंगे। बहनों भाइयों, गरीबी समाप्त नहीं हुई। और मेरे आंकड़े पर यदि किसी को संदेह हो तो मैं अपने प्रेस के दोस्तों से भी कहना चाहता हूं, वह इसको वेरीफाई कर सकते हैं, इसको सत्यापित कर सकते हैं। आजाद भारत के बाद, आजाद भारत में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर करने में कामयाबी हासिल की है, तो उसका नाम है श्री नरेंद्र मोदी। और मैं आपको यकीन दिलाकर जाना चाहता हूं बहनों भाइयों, भारत की पूरी गरीबी को समाप्त करने में बामुश्किल 10 से लेकर 15 वर्षों का ही समय लगेगा, यदि हमारी सरकार आगे काम करती रही। आज तक जो हम लोगों ने कहा है उसे किया है। कोई हमको बतला दे, हमारे यहां कोई व्यक्ति गलत वादे कर सकता है, लेकिन पार्टी का जहां तक सवाल है, पार्टी मेरे बहनों भाइयों कभी गलत वादे नहीं कर सकती है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 1951 में जब भारतीय जनसंघ के रूप में हम लोगों ने अपनी राजनीतिक यात्रा इस भारत में प्रारंभ की थी, उस समय हम लोगों ने कहा था, जिस दिन हमारी केंद्र में सरकार बन जाएगी, धारा 370 जिसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, उसे हम चुटकी बजाकर समाप्त कर देंगे। और आपने देखा कि समाप्त कर दिया। हम लोगों ने कहा था, जिस दिन दिल्ली के संसद के दोनों सदनों में हमको स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा, ऐसी परिस्थितियां पैदा होंगी कि अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनकर रहेगा। और आपने देखा, बन गया। और बहनों भाइयों, मुझे याद है कि जिस समय हम लोग 1984 में झंडे लेकर रामलला का नारे लगाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, हमारे विरोधी ये कहते थे, हां बेटा रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। बहनों भाइयों, अब 22 जनवरी का दिन आ गया। हमारे प्रधानमंत्री ने 12 दिन का अखंड उपवास करके धर्माचार्यों के मार्गदर्शन में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में कर दी। अब आपको कैसा लगता है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जितना जानता हूं भारत के सांस्कृतिक और धार्मिक इतिहास को, उस आधार पर मैं कह सकता हूं बहनों भाइयों, मुझे तो लगता है अब रामलला अपनी कुटिया से निकलकर, अपनी झोपड़ी से निकलकर अपने महल में प्रवेश कर चुके हैं। भारत में राम राज्य का आगाज होकर रहेगा और दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। बड़े बड़े विद्वान हमसे पूछते हैं, साहब राम राज्य कैसे आ जाएगा, राम राज्य का क्या मतलब है? मैंने कहा, जिस दिन हर भारतवासी के अंदर अपने कर्तव्य के प्रति बोध, दायित्व बोध, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिस दिन इस बात का एहसास हो जाएगा कि हमारा जिम्मेदारी क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, मैं मान लूंगा कि उसी दिन भारत में राम राज्य आ गया। धर्म मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को भी जंगल इसीलिए जाना पड़ा था, कैकेयी के अंदर यह कर्तव्य बोध नहीं था कि हमें क्या करना चाहिए। उनको यह लगता था यह मेरा अधिकार है, मेरे बेटे को ही सिंहासन मिलना चाहिए। उसी कारण सबसे बड़ा संकट उस समय भी पैदा हुआ था मेरे बहनों भाई। इसीलिए मैं मानता हूं, जिस दिन लोगों के अंदर इस प्रकार की चेतना जागृत हो जाएगी कि हमारा इस समाज के प्रति, परिवार के प्रति, देश के प्रति यह कर्तव्य बनता है,
मैं मानता हूं कि उसी दिन इस देश में राम राज्य आकर रहेगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। हम लोगों ने, मैं याद दिलाना चाहता हूं, यह भी कहा था 3 तलाक की प्रथा को समाप्त करेंगे। मुझे याद है बड़े बड़े विद्वान यह कहते थे कि मिस्टर राजनाथ सिंह, आप दूसरे धर्म के मामलों में क्यों हस्तक्षेप करना चाहते हैं? भारत एक सेकुलर पंथ निरपेक्ष देश है, क्यों ऐसी बातें आप लोग कर रहे हैं? हिंदू मुसलमान के बीच दूरी बनाने की आप कोशिश क्यों कर रहे हैं? तलाक का यह विषय तो मुस्लिम धर्म के लोगों का है। बहनों भाइयों, मैं साफ कर देना चाहता हूं और तहे दिल में यह बात कर रहा हूं, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, कोई भी हो, जो भारत का नागरिक है, बहनों भाइयों, किसी धर्म को मानने वाली माता, बहन और बेटी की इज्जत के साथ अथवा उसके ऊपर कोई जुल्म यदि ढाया जाएगा, हम सरकार की चिंता नहीं करेंगे। सरकार आती जाती रहती है, हम उस माता बहन बेटी के साथ खड़े होंगे मेरे बहनों भाइयों, वह चाहे किसी भी धर्म के साथ। हम लोग अत्याचारी नहीं हैं, जुल्म करने वाले लोग हम लोग नहीं हैं। और आपने देखा कि यह वादा किया था हम लोगों ने, इस वादे को भी हम लोगों ने पूरा कर दिया है। मेरे बहनों भाइयों, यहीं पर एक दूसरी पार्टी आम आदमी पार्टी है। यह आम आदमी पार्टी जिस समय आंदोलन चल रहा था, उस समय इन्होंने क्या वादा किया था अपने नेता से? नेता से यह कहा था कि नहीं ठीक है, आंदोलन समाप्त हो गया है, हम लोग अपने लक्ष्य को जो प्राप्त करना था प्राप्त कर चुके हैं, मैं कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बनाऊंगा। और उसके बाद भी उन्होंने नई पार्टी आम आदमी पार्टी बना ली। अपने मार्गदर्शक, अपने नेता को इन्होंने धोखा दिया था मेरे बहनों भाई। वैसे ही कांग्रेस पार्टी ने किया। आजादी मिलने के बाद महात्मा गांधी ने यह कहा था, ऐ मेरे कांग्रेस के दोस्तों, कांग्रेस के झंडे के तले हमने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, आजादी के लक्ष्य को हमने हासिल कर लिया। भिन्न भिन्न विचारधारा के लोग इसी कांग्रेस के झंडे के तले ही आजादी की लड़ाई लड़े हैं। इसलिए आजादी मिल गई है, कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए और आपको पार्टी यदि बनानी है तो किसी नए नाम से नई पार्टी बनाइए। कांग्रेस के लोगों ने, केवल सत्ता के लोग ने महात्मा गांधी की बात को भी नहीं माना है। इसलिए मैं आज अपील करना चाहता हूं बहनों भाइयों, आम आदमी पार्टी ने अन्ना हजारे साहब की बात नहीं मानी और कांग्रेस पार्टी ने बापू की बात नहीं मानी है। दोनों की मुराद यदि आप पूरी करना चाहते हैं तो मैं समझता हूं हरियाणा ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की राजनीति से इनका सफाया होना चाहिए। भाई देखिए, मैं तो एकदम बहुत ईश्वर के ऊपर विश्वास करता हूं, परमात्मा के ऊपर विश्वास करता हूं, ईश्वर से डरता भी हूं। प्रतिदिन आधे घंटे उसी के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करता हूं, विश्वास मैं करता हूं। इंसान किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमारी गहरी आस्था है। मुझे लगा कि इसलिए 75 साल गुजर गए, भारत धनवान भारत नहीं बन पाया। लक्ष्मी जी प्रतीक्षा कर रही थी, क्योंकि लक्ष्मी जी को आपने देखा होगा कि हाथ हिलाते हुए घर में प्रवेश नहीं कर सकती। लक्ष्मी जी कभी झाड़ू लगाते हुए किसी के घर में प्रवेश नहीं करेंगे। हमारे यहां मान्यता यही है कि लक्ष्मी जी जब भी आती है घर में तो कमल के फूल पर ही बैठकर लक्ष्मी जी घर में आते हैं। बहनों भाइयों, कमल के फूल का बटन दबा दीजिए और हमारे मनोहर लाल जी खट्टर को एक बार भारत की संसद में पहुंचा दीजिए। और मेरी बात सुन लीजिए, अंतिम बात, मनोहर लाल जी खट्टर केवल आप सांसद नहीं चुन रहे हैं बल्कि कुछ और चुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।